अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एफएससी पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन चार्जेस और स्टैटिक्स मीन रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसमें हम ऐसे चार्जेस को स्टडी करते हैं जो एट रेस्ट होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। अब चार्जेस दो किस्म के यूनिवर्स में होते हैं। इस यूनिवर्स में दो किस्म के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। अगर जो चार्जेस सिमिलर हैं और कहीं मौजूद हैं इकट्ठे तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो चार्जेस के दरमियान पाई जाती है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्क्राइब किसने किया? कूलम ने, जिसने आपने एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं कूलम लॉ। ये कूलम लॉ आपका फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर 12 का। कूलम लॉ की स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं तो उनके दरमियान जो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Electrostatic force between any two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between the charges। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग यहाँ पे दो चार्जेस ले रहे हैं, Q1 और Q2। ये स्मॉल चार्जेस हैं, इनका पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ इन दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम FE से शो करते हैं, तो ये छोटा सा E लगा देंगे आप यहाँ पर, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी फोर्स को कभी कभी हम कूलम फोर्स भी कहते हैं, तो यहाँ पे समटाइम C भी लिखा हो सकता है, C फॉर कूलम फोर्स या E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों का मीनिंग सेम है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम ने डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था, तो इसी वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 Q2। अगर तो ये दोनों चार्जेस अपोजिट हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर दोनों चार्जेस Q1 Q2 सिमिलर हैं, लाइक चार्जेस, तो फिर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। FE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R यहाँ पे चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है। ये कूलम लॉ की स्टेटमेंट के मतलब हमने लिख लिया। अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास FE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये जो है ना आपका साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये जो अलामत है प्रोपोर्शनैलिटी की, अगर इसको आप ख़त्म करके इक्वल का निशान लगाना चाहें तो हम यहाँ पे लगाते हैं कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे K, तो FE इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। के यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट्स कॉल्ड हियर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इस के की वैल्यू डिपेंड करती है दो फैक्टर पर। वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर वन, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड नंबर टू, मीडियम बिटवीन द चार्जेस। क्या आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं? MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है?
और इन चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा रखा हुआ है, एयर है, फ्री स्पेस है, या कोई और मीडियम है। अगर तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो SI यूनिट्स आप यूज़ करें। अगर आप लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो यूज़ कर रहे हैं, इफ़ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल मीन SI यूनिट्स। और जो मीडियम है बिटवीन द चार्जेस, अगर आप वो एयर या फ्री स्पेस लें तो फिर K की वैल्यू क्या होगी, एंड मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज एयर और फ्री स्पेस। अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स है सिस्टम इंटरनेशनल या SI यूनिट्स, और अगर जो चार्जर के दरमियान मीडियम है वो क्या हो, वो एयर हो या फ्री स्पेस हो, देन वैल्यू ऑफ K होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पाई कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर, where epsilon naught is called permittivity of air और फ्री स्पेस। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है, कांस्टेंट वैल्यू इसकी है एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हियर 8.85 10⁻⁻12। अगर आप ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो फिर आपके पास K का आंसर आ जाएगा, K इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 9 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर ये K की वैल्यू आप कूलम लॉ वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो फिर कूलम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between any two charges। ओके, यहाँ पे इसका यूनिट भी हम लिख लेंगे, जो ना एप्सिलॉन नॉट का यूनिट वो K के यूनिट का रेसिप्रोकल होता है, वो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आगे देखें, क्योंकि ये फोर्स है चार्जेस के दरमियान और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म में हम इसकी लगाएंगे साथ डायरेक्शन शो करेंगे, और डायरेक्शन शो करने के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर। फ़र्ज़ किया जो Q1 है ना, वो Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसको अगर आप यहाँ पे शो कर दें F21 के साथ, तो उसको आप लगाएंगे यहाँ, इसका यूनिट वेक्टर होगा R21 यूनिट वेक्टर, और एज अ रिएक्शन Q2 भी लगाएगा फोर्स Q1 पर, जो इस डायरेक्शन में होगा, इसको आप कह दें F12, और इसको आप यूनिट वेक्टर R12 से शो कर रहे हैं। ये यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करके आप इसी फोर्स को लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, F21 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू R21 यूनिट वेक्टर
एंड रिएक्शन फोर्स जो होगी वो होगी F12 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। ये R21 और R12 डायरेक्शन शो कर रहे हैं और ये फिगर में क्लियर है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि R21 R21 यूनिट वेक्टर that is equal to R12 यूनिट वेक्टर विद अपोजिट साइन। इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि F12 that is equal to माइनस F21। इनको हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसी वजह से आप यहाँ लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। दिस R यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका एक आखिरी स्टेप है, वो ये है कि अगर चार्जेस के दरमियान मीडियम एयर या फ्री स्पेस के अलावा हो तो उसके फिर हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या, ये कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, an insulator or an insulating material other than air or free space। एयर भी इंसुलेटर ही है, फ्री स्पेस या एयर भी इंसुलेटर है, बट अगर आप उसके अलावा कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसकी फिर हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। An insulating material other than air or free space placed between the charges is called dielectric। डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से जो फोर्स है ना उसको हम F डैश से शो करेंगे, और अब ये पहली वाली फोर्स F के मुकाबले में कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड हियर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और इसकी वैल्यू आमतौर पे अगर आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू चेक करें तो इसकी वैल्यू होती है ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट मटेरियल बट इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो एप्सिलॉन आर इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो अगर आप देखें तो यहाँ पुट करें अगर इसकी वैल्यू एप्सिलॉन आर एफ डैश ये होगा लेस देन एफ। इस एफ डैश को हम एफ मीडियम भी कहते हैं, जब कोई आप मीडियम प्लेस कर रहे हैं, जब कोई इलेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हैं। और जो ये एफ, इसको आप एफ वैक्यूम भी कहते हैं कि जब चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है। इसका मतलब ये है कि डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से, कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस करने से चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो कम हो जाती है। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी एप्सिलॉन आर की उतनी एफ डैश की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आप ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें इस फार्मूला में तो आपके पास आ जाएगा एफ डैश दैट इज इक्वल टू एफ ओवर एप्सिलॉन आर। एफ की वैल्यू जो हमने पहले ड्राइव कर रखी है वो यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा एफ डैश दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और अब ये एप्सिलॉन आर नीचे आ जाएगा इसके, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन आर। ये वाला एप्सिलॉन आर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये इस रकम के साथ आ जाएगा, तो आ जाएगा एफ डैश, ये एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन है कूलम्ब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम लोगों ने कोई मीडियम यूज़ किया है, जिस मीडियम को आप बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक। अगर आप इस इक्वेशन से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करना चाहें तो आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर दैट इज इक्वल टू एफ ओवर एफ डैश। यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, ये रेशो है, दो फोर्सेस के दरमियान रेशो है। ये वो फोर्स है मीडियम चार्जेस के दरमियान जब मीडियम एयर या फ्री स्पेस है, और एफ डैश वो फोर्स है जब चार्जेस के दरमियान मीडियम डाइलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन मीडियम इज एयर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक, इन दो फोर्सेस के दरमियान जो रेशो होती है दैट्स कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। क्योंकि ये दो सिमिलर क्वांटिटी के दरमियान रेशो होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर हैज़ नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं होता, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कूलम्ब लॉ और इसकी मैंने सारी मैथमेटिकल डेरिवेशन आपके सामने कर दी है। ये चैप्टर 12 का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज से हमने एक सेकेंड ईयर की ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो इंशाल्लाह इसको मैं कंप्लीट करूँगा। आप लोग इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।